नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। सुबह के 9 बजे हैं और हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबर। और आपको दिखाएंगे 9वें दौर की बातचीत के लिए किसान संगठन कैसे हुए तैयार और इस बार क्या निकलेगा नतीजा। वैक्सीन के लिए पूरा देश है तैयार, बस 24 घंटे का इंतजार। और कोरोना पर क्या है चीन की नई चालबाजी। किसान आंदोलन में सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद आज केंद्र सरकार से किसान नेताओं की बातचीत है। 9वें दौर की बातचीत पर लंबे कयास के बाद किसान नेताओं ने बैठक के लिए हामी भरी। सरकार के साथ 9वें राउंड की बातचीत तो 8 जनवरी की बैठक में ही तय हो गई थी, लेकिन 15 जनवरी की वार्ता को लेकर किसानों का असमंजस आखिर तक बना रहा। इस बीच सुप्रीम कोर्ट की दखल और 4 सदस्यों की कमेटी की वजह से बातचीत पर संकट के बादल मंडराते दिख रहे थे, लेकिन किसान संगठनों की आपसी बैठक में तय हुआ कि बातचीत पहले की तरह जारी रहेगी। मीटिंग में हम जा रहे हैं, हमारा फैसला है। वहाँ मीटिंग में जो होगा, गवर्नमेंट कैसे बिहेव करेगी वहाँ तय करेंगे ऑन द स्पॉट। गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर वो आएंगे तो मिल लेंगे, इस तरीके का गवर्नमेंट ने आप ही फिक्स किया है। अगर कहा है तो आएंगे मिल लेंगे, हम जाएंगे तो उनको मिल लेंगे। फिर किसान नेता नए कानूनों को रद्द करवाने पर अड़े हैं, लिहाजा इस बातचीत में भी कोई नतीजा निकलने के आसार नहीं दिख रहे। हालांकि सरकार कह रही है समाधान का रास्ता बातचीत से ही निकलेगा, लेकिन किसान नेताओं की यही जिद सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी पर भारी पड़ रही है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई कमेटी के सदस्य भूपेंद्र सिंह मान ने कमेटी से अपना नाम वापस ले लिया। भूपेंद्र सिंह भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा, मैं हमेशा पंजाब और किसानों के साथ खड़ा हूँ। एक किसान और संगठन का नेता होने के नाते किसानों की भावना जानता हूँ। मैं किसानों और पंजाब के प्रति वफादार हूँ। मैं किसानों के हितों से कभी कोई समझौता नहीं कर सकता और इसके लिए कितने भी बड़े पद या सम्मान को ठुकरा सकता हूँ। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई जिम्मेदारी नहीं निभा सकता। मैं खुद को इस कमेटी से अलग कर रहा हूँ। भूपेंद्र सिंह मान ने तो कमेटी से नाम वापस लेने के पीछे कोई कारण नहीं बताया, लेकिन उसके सहयोगियों ने कहा भूपेंद्र सिंह मान को विदेशों से लगातार धमकियां मिल रही हैं। उनको वो सम्मान दिया कि आप आए और अपनी बात लोगों की सुने और सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को बताएं कि क्या किया जा सकता है। उसके बाद से काफ़ी ट्रोलिंग शुरू हो गई और कनाडा और ब्रिटेन और पता नहीं कहाँ से और हमारे देश में भी बहुत सारे ऐसे कॉल्स आने लग गए जिसमें कई तरह की बातें हो रही थी। तो काफ़ी वृद्ध थे, काफ़ी बुजुर्ग हैं वो, हम लोगों के नेता हैं। हम लोग उनकी उंगली पकड़ के हम लोगों ने चलना सीखा है। तो हम लोगों ने उनसे आग्रह किया कि आप विवेक के आधार पे अपना निर्णय लें। तो उन्होंने फिलहाल ये कहा है कि मैं थोड़े समय के लिए अलग होऊंगा। किसान सरकार से अगले दौर की बातचीत के लिए तैयार तो हो गए, लेकिन बड़ा सवाल है किसानों के गणतंत्र दिवस को लेकर। इसके लिए किसानों ने ट्रैक्टर रैली का ऐलान किया है। सरकार के साथ 9वें दौर की बैठक में एक बड़ा मसला होगा 26 जनवरी को प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली को लेकर। इधर किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने की रणनीति के साथ ट्रैक्टर परेड पर भी रस्साकसी चल रही है। ये तस्वीर है पंजाब के गुरदासपुर की, जहां ट्रैक्टरों की रिपेयरिंग हो रही है। ये ट्रैक्टर दिल्ली भेजे जाने वाले हैं 26 जनवरी की रैली के लिए। किसानों के ट्रैक्टर मार्च पर सुप्रीम कोर्ट में भी बात उठ चुकी है, जिस पर किसान संगठनों के वकील ने कहा था 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली नहीं होगी। अब किसान इसकी प्लानिंग कर रहे हैं। इसके साथ वकीलों से इसके बारे में सलाह भी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने 26 जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर मार्च पर पाबंदी लगा दी तो अगला स्टेप क्या होगा। 26 जनवरी में ये है हमारा प्लान कि ये पता चला कि वो राष्ट्रपति भवन से और इंडिया गेट तक वो यात्रा निकाल लेंगे। उन्होंने यात्रा अपनी शॉर्ट कर दी, जो परेड है, और हम लाल किले से निकाल लेंगे इंडिया गेट तक। तो दोनों का मेल मिलाप वहीं होगा। हालांकि सरकार किसानों को समझाने में जुटी है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड के समानांतर ट्रैक्टर परेड देश की गरिमा के खिलाफ होगी। मेरा किसान यूनियन के नेताओं से यही आग्रह रहेगा कि इस बात को समझे वो, कि इसका मैसेज पूरे विश्व में कहीं ऐसा नहीं हो कि जिस भारत माता को आज़ादी दिलाने के लिए लाखों लोगों ने बलिदान दिया, तब ये भारत आज़ाद हुआ है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इसकी गरिमा है
और इसको ध्यान में रखते हुए किसान ऐसी बात कभी सोच भी नहीं सकता। किसानों और सरकार के बीच ट्रैक्टर रैली को लेकर गतिरोध बहुत हद तक बातचीत के नतीजों और सरकार पर निर्भर करता है। अगर ये सकारात्मक रहा तो किसान रैली रोक दें, लेकिन इस पर सियासत नहीं रुक रही। इस बीच किसान आंदोलन के दौरान विदेश गए राहुल गांधी ने लौटते ही कहा, आंदोलन के समर्थन में वो दिल्ली की सड़कों पर उतरने वाले हैं। very proud of what the farmers are doing. जो भी किसान कर रहे हैं वो बेहद गर्व करने लायक है। मैं किसानों के समर्थन में हूँ, मैं लगातार उनके साथ खड़ा रहूंगा। मैंने किसानों का मुद्दा पंजाब यात्रा के दौरान उठाया और हम ये करते रहेंगे। मेरे शब्द याद कर लीजिए, सरकार नए कृषि कानूनों को वापस लेने को मजबूर हो जाएगी। मैंने जो कहा उसे याद रखिएगा। कृषि कानूनों की वापसी को लेकर 50 दिन से जारी आंदोलन के बीच सवाल ये भी किया गया कि क्या आज की बातचीत दोनों पक्षों के बीच अंतिम बातचीत होगी। अगर आज की बैठक में भी नतीजा नहीं निकला तो फिर किसान के आगे की बातचीत जारी रखेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान बस 24 घंटे के बाद शुरू होने वाला है। 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का वो सपना आकार लेने वाला है जो हम 1 साल से देख रहे थे। कोरोना के खिलाफ जिस जंग की शुरुआत हुई थी वो जंग कल से हम जीतने की राह पर निकलने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 16 जनवरी को सुबह 10:30 बजे दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम होगा जो पूरे देश को कवर करेगा। लॉन्च के दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 3006 वैक्सीनेशन केंद्र जुड़ेंगे। उद्घाटन के दिन हर सेंटर पर 100 लोगों को टीका लगाया जाएगा। टीका सिर्फ उन्हीं लोगों को लगाया जाएगा जिनका रजिस्ट्रेशन कोविन ऐप पर हुआ है। राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो यहाँ पे 81 जगहों पे टीकाकरण का अभियान शुरू होगा और 8100 लोगों को पहले दिन ही इसका टीका लगाया जाएगा। सबसे पहले जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको टीका लगाया जाएगा। अभी तक दिल्ली सरकार के आंकड़े के मुताबिक 2,40,000 लोगों के द्वारा रजिस्ट्रेशन किया गया है, लेकिन जो वैक्सीन अभी तक अवेलेबल है दिल्ली के पास में उसकी अगर बात करें तो उसके हिसाब से 1,20,000 जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको टीका दिया जा सकता है। पूरे देश में इस अवसर को उत्सव में बदलने की तैयारी है। मोदी सरकार के महत्वाकांक्षी मिशन वैक्सीनेशन के तहत देश के कोने कोने तक वैक्सीन पहुंच गई है। वैक्सीनेशन के लिए सबसे पहले उन लोगों को चुना गया है जिन्होंने अब तक इस जंग में अपनी जान की बाजी लगाकर सबसे अहम भूमिका निभाई है। तो सबसे पहले स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े फ्रंटलाइन वर्कर्स को कल टीका लगाया जाएगा। सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में फ्रंटलाइन वर्कर्स टीकाकरण में शामिल होंगे। सही वक्त पर सभी लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज मिले, इसके लिए सरकार की ओर से एक ऐप बनाया गया है जिसको प्रधानमंत्री मोदी कल लॉन्च करेंगे। टीकाकरण कार्यक्रम के दौरान पूरे देश में कोविन ऐप का इस्तेमाल होगा। इस ऐप में टीके का स्टॉक, भंडारण, तापमान सब रिकॉर्ड किया जाएगा। कोरोना वैक्सीन लेने वालों की सारी जानकारी ऐप में उपलब्ध होगी, मतलब कब, किससे और कहां वैक्सीन दी गई, सब जानकारी होगी। इसके अलावा कोविन या वैक्सीनेशन से जुड़ी जानकारी के लिए आप 24 घंटे 1075 भी डायल कर सकते हैं। वैक्सीनेशन के लिए देश का कोना कोना तैयार है। देश में इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूर कोविशील्ड और कोवैक्सीन की 3 दिन में पूरे देश में डिलीवरी हो चुकी है। अभी तक 1,65,00,000 डोज सभी राज्यों में पहुंच चुकी है। कोरोना वायरस की जांच करने वुहान पहुंची WHO की टीम को चीन ने क्वारंटीन कर दिया है। 10 देशों के एक्सपर्ट्स के साथ वुहान पहुंची विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम ये जांच करना चाहती है कि वायरस कैसे फैला। WHO की वायरस एक्सपर्ट टीम के कुल 13 मेंबर वुहान पहुंचे, लेकिन चाइनीज अथॉरिटीज की सख्ती एयरपोर्ट से ही शुरू हो गई। PPE किट्स में पूरे स्टाफ की तैनाती ऐसे की गई थी जैसे एक्सपर्ट टीम से ही कोरोना फैलने का डर हो। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही इन्हें बताया गया जांच शुरू करने से पहले इन्हें 14 दिन तक क्वारंटीन रहना पड़ेगा। हालांकि पूरी टीम का वुहान पहुंचने से पहले सिंगापुर में कोरोना टेस्ट करवाया गया था। ये रिपोर्ट भी चाइनीज अथॉरिटीज को दिखाई गई, लेकिन चीनी अधिकारियों ने कहा हम किसी और देश का कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नहीं मानते और बाहर से आने वाले हर शख्स को 14 दिन के क्वारंटीन में रहना होता है। यह हैरान कर देने वाली बात थी क्योंकि चीन ने कहा था वो कोरोना वायरस का ओरिजिन समझने में हर जांच में सहयोग करेगा। हमारी टीम में एपिडेमिक से डील करने वाले एक्सपर्ट्स हैं। कई और मेडिकल डॉक्टर्स मौजूद हैं। जानवरों का इलाज करने वाले डॉक्टर्स भी टीम का हिस्सा हैं और वायरस पर काम करने वाले तो मौजूद हैं ही। चूंकि ये सब अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं, इन्हें अपनी फील्ड की काफ़ी जानकारी है,
इसलिए हम जो जांच करने वाले हैं उसमें ये काफी मददगार साबित होंगी। वैसे एक बात और कह दूं, मुझे नहीं लगता कि इस पहले मिशन के बाद, इस दौरे के बाद ही हमें सारी जानकारी मिल जाएगी। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस तरह के और मिशन और दौरे कर सकेंगे, क्योंकि अभी काफी रिसर्च की और जरूरत है और शायद फिर हमें ये अच्छी तरह पता चल सकेगा कि वायरस का ओरिजिन कैसे हुआ। पीटर बेन एमरेक पिछले 1 साल से वहां जाकर जांच करने की परमिशन मांग रहे थे, लेकिन चीन ने इनकार कर दिया। इस बार टीम के साथ पहुंचे तो सख्ती ऐसी कि अगले 14 दिन तक बाहर निकलना मुश्किल। ये मुश्किल आगे भी जारी रहने वाली है, क्योंकि चीन ने ये कहते हुए वुहान में कर्फ्यू लगा दिया है कि यहाँ 150 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। कुछ दिन पहले यहाँ सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अभी यहाँ लोग अपने घरों में कैद हैं। भारतीय थल सेना का आज 73वां स्थापना दिवस है और दिल्ली के आर्मी परेड ग्राउंड में दिखेगा सेना के जवानों का शौर्य। कड़कड़ाती ठंड हो या तपता रेगिस्तान, बंगाल की खाड़ी का दलदल हो या समंदर का लहराता किनारा, हर मोर्चे पर देश की रक्षा के लिए मुस्तैद भारतीय सेना अपने पराक्रम और साहस की नई इबारतें लिख चुकी है। आज जब भारतीय थल सेना अपना 73वां स्थापना दिवस मना रही है, तो यही तस्वीर दिल्ली के परेड ग्राउंड में भी देखने को मिलेगी। सभी ऑपरेशनों में वीरता और साहस का परिचय। साल 1949 में आज ही के दिन भारत के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल फ्रांसिस बुचर की जगह तत्कालीन लेफ्टिनेंट जनरल KM करियप्पा ने ली थी। इससे पहले जनरल करियप्पा ने 1947 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में भारतीय सेना की कमान संभाली थी, जिसके बाद 15 जनवरी 1949 को सेना की कमान पूरी तरह से भारतीय अफसरों के हाथ में आ गई। इसलिए 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। सेना दिवस से एक दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूर्व सैनिकों के बीच थे। बेंगलुरु में एक्स सर्विसमैन को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने देश की सेना को सलाम किया, साथ ही गलवान के वीरों की शहादत को भी याद किया। यदि हमारे भारत के स्वाभिमान पर दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत यदि चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी, भारत के जवानों के अंदर वह कुव्वत है कि उसका वह मुंहतोड़ जवाब दे सकता। आज की परेड में 6 सैनिक दस्ते और 7 मैकेनाइज्ड दस्ते शामिल होंगे। मैकेनाइज्ड दस्तों में सेना की आधुनिक होती तस्वीर दिखेगी और ये भी दिखेगा कि कैसे भारतीय सेना नई तकनीक के साथ दुश्मन का मुकाबला करने के लिए तैयार है। एक तरफ जहां ताकत का प्रदर्शन होगा, वहीं रणभूमि में अदम्य साहस और शौर्य का प्रदर्शन करने वाले 15 रणबांकुरों को सेना मेडल से सम्मानित किया जाएगा। शांति काल में ये महत्वपूर्ण सम्मान होता है। तो तैयार हो जाइए, थोड़ी देर में इन तस्वीरों को देखकर दुश्मन की रूह फिर से कांपने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना दिवस के मौके पर बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मां भारती की रक्षा में पल पल मुस्तैद देश के पराक्रमी सैनिकों और उनके परिजनों को सेना दिवस की हार्दिक बधाई। हमारी सेना सशक्त, साहसी और संकल्पबद्ध है, जिसने हमेशा देश का सिर गर्व से ऊंचा किया है। समस्त देशवासियों की ओर से भारतीय सेना को मेरा नमन। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट और विश्व हिंदू परिषद राम मंदिर के लिए आज से करेंगे चंदा अभियान की शुरुआत। 1.5 महीने में करीब 13 करोड़ परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। राम मंदिर के लिए निधि समर्पण अभियान की शुरुआत राष्ट्रपति से की जा रही है। आज सुबह 11 बजे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, विश्व हिंदू परिषद और RSS का एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलेगा और चंदा मांगेगा। भगवान के मंदिर में अधिक से अधिक घरों का योगदान हो, प्रत्येक घर, प्रत्येक हिंदू ये कह सके कि मेरा भी इसमें कुछ सहयोग लगा है।
वहीं रामनगरी अयोध्या में चंदा जमा करने का मेगा अभियान 400 जगहों से शुरू होगा। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से चंदा अभियान शुरू किया जाएगा, जबकि प्रयागराज में वहां के मेयर सांसद से चंदा मांगकर अभियान की शुरुआत की जाएगी। संगम नगरी में चंदे के लिए 1900 टीमें बनाई गई हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने चंदा जमा करने के लिए व्यापक प्लानिंग की है। चंदे के लिए ट्रस्ट की तरफ से 10 रुपए के 4 करोड़ कूपन जारी हुए हैं। वहीं 100 रुपए के 8 करोड़ कूपन, जबकि 1000 रुपए के 12 लाख कूपन जारी किए गए हैं। कार्यकर्ता आपके घर आएंगे, 10 रुपया, 100 रुपया और 1000 रुपए के कूपन लेकर आएंगे। राम मंदिर बनाने में करीब 1100 करोड़ का खर्च आएगा। राम मंदिर निर्माण के लिए जो राम भक्त ज्यादा पैसा देना चाहते हैं, वो चेक और ड्राफ्ट से भी मंदिर के लिए चंदा दे सकते हैं। खास बात यह है कि चंदे की रकम पर इनकम टैक्स में 50% की छूट मिलेगी। राम मंदिर के लिए चंदा अभियान 27 फरवरी तक चलेगा। अभियान के तहत 12 करोड़ घरों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। चंदे की रकम को 3 बैंकों में जमा करने की व्यवस्था की गई है। चेक और ड्राफ्ट के माध्यम से भी पैसा दिया जा सकता है। जितने भी चेक और ड्राफ्ट बनेंगे वो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम से बनेंगे। नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में राम मंदिर के लिए फैसला सुनाया था। इसके करीब 9 महीने बाद 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया था। और अब इस शिलान्यास के करीब 5 महीने बाद आज से राम मंदिर निर्माण को गति देने के लिए चंदा अभियान का मेगा प्रोग्राम शुरू हो रहा है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बाइक रैली के दौरान भड़काऊ नारेबाजी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बुधवार को सोशल मीडिया पर अपलोड यह विवादित वीडियो खूब वायरल हुआ है। बाइक पर सवार इन लोगों के मुंह पर न मास्क है और न हेलमेट। सोशल डिस्टेंसिंग तो भूल ही जाइए। और अपनी जुबान से ये लोग कैसे दूसरे समुदाय के लिए जहर उगल रहे हैं, आप साफ साफ सुन सकते हैं। वीडियो में ये लोग सिर्फ दूसरे समुदाय को पाकिस्तान जाने का ही फरमान नहीं सुना रहे, बल्कि उनके लिए गाली गलौज करते भी दिखे। इस बाइक जुलूस में ये लोग अकेले नहीं हैं, बल्कि उनके साथ पूरा काफिला है। वीडियो में आप देख सकते हैं बाइक पर भगवा झंडे लगे हैं। इन लोगों को न ट्रैफिक नियमों का ख्याल है और न ही कोविड गाइडलाइंस की चिंता। मुंबई में मकर संक्रांति पर पतंग लूटने के चक्कर में एक 10 साल के बच्चे की मौत हो गई। दिल को दहला देने वाली ये घटना मुंबई के कांदिवली वेस्ट की है। मकर संक्रांति की दोपहर मोहल्ले के दूसरे बच्चों की तरह गया तो था पतंग उड़ाने, लेकिन उसके साथ हुई ऐसी अनहोनी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पुलिस को मिली घटना के ब्यौरे के मुताबिक दुर्गेश यादव पतंग का पीछा करते करते एक तबेले के पीछे बने गोबर के गड्ढे में जा गिरा। उसे गिरते हुए उसके एक दोस्त ने देखा, लेकिन जब तक वो अपनी बिल्डिंग से नीचे उतरकर उसके पास आता, दुर्गेश का दम घुट चुका था। दोस्त की निशानदेही पर पुलिस ने क्रेन की मदद से दुर्गेश को गोबर के गड्ढे से निकाला। पुलिस इस घटना में एडीआर के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच कर रही है। बात मौसम की। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में भीषण सर्दी का प्रकोप है और पहाड़ों पर तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। श्रीनगर की डल झील पर क्रिकेट खेलते नजर आए हैं लोग। दिल्ली समेत देश के आधा दर्जन राज्यों में तापमान में हर दिन गिरावट दर्ज की जा रही है। कोहरे के चलते लोग घरों में छिपने को मजबूर हैं। वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी तो थम गई है, लेकिन तापमान 0 से कई डिग्री नीचे पहुंच गया है। जहां ये लोग क्रिकेट खेल रहे हैं वो कोई क्रिकेट का मैदान नहीं, बल्कि श्रीनगर के मशहूर डल झील है, जिस पर करीब 6 इंच मोटी बर्फ की परत जमी है। यानी जहां कुछ दिन पहले तक शिकारा चला करता था, आज वहां पर्यटक क्रिकेट का लुत्फ उठा रहे हैं। कई लोग चहलकदमी कर रहे हैं। हालांकि डल झील पर इस तरह क्रिकेट खेलना या टहलना किसी खतरे से कम नहीं है, इसलिए स्थानीय प्रशासन ने लोगों को डल झील में जाने से रोकने के लिए एसडीआरएफ की टीम तैनात की है। श्रीनगर में इस साल ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से हटने के बाद भूपेंद्र सिंह मान ने किसानों से क्या अपील की।